औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आज का ये जो वीडियो लेक्चर है वो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं जो इस 13th ऑफ नवंबर को इंशाल्लाह अपना एमडी कैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि सर पार्ट 1 की फ़िज़िक्स कवर करने का कुछ तरीका बता दें, तो आज ये डिटेल्ड वीडियो है। पार्ट 1 की फिजिक्स हम डिस्कस करेंगे एज पर द पीएमसी सिलेबस, न्यूमेरिकल्स के लिए शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह। तो इत्मीनान और सुकून के साथ इस वीडियो को देखें और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 की फिजिक्स से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और अगर इस वीडियो के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको इस तरह की वीडियोज़ की ज़रूरत है, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बेटा, पीएमसी सिलेबस में टोटल हमारे पास 4 टॉपिक हैं जो पार्ट 1 से शामिल हैं, जिनमें फोर्स एंड मोशन, वर्क एंड एनर्जी, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन और वेव शामिल है। आइए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास शामिल है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? इट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। वेलोसिटी हम सब जानते हैं सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है। आइए अब ज़रा ग्राफ की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ और ग्राफ के सवालों को देखते हैं। अक्सर हमें ग्राफ दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस ग्राफ को देखकर आपको क्या लगता है कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ये मैंने आपके सामने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बनाया हुआ है, जिसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। फिर इसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। अब मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ। अगर आप ग्राफ में स्ट्रेट लाइन देखते हैं, चाहे वो एक्सेलरेशन का हो, चाहे वेलोसिटी का हो, चाहे किसी भी फैक्टर का हो, अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म, या उसमें कोई चेंज नहीं है। और अगर कर्व है तो वो क्या है सर? वो नॉन यूनिफॉर्म है। बस इतनी बात याद रखनी है, आप इन तमाम बातों से दूर निकल जाएंगे। अच्छा सर, इसके बाद हमारे पास आते हैं सर न्यूटन के लॉज और इक्वेशंस। अब हम कहते हैं सर इक्वेशंस आती हैं और बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना होता है, तो मैं यहाँ पर उसकी ट्रिक्स आपको बताता हूँ। ज़्यादातर जो हमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, उसमें वो हमें बॉडी एट रेस्ट की हिंट देता है। जब बॉडी एट रेस्ट आती है बेटा, तो आपके फॉर्मूला श्रिंक हो जाते हैं। पहला फॉर्मूला होता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जो कि बन जाता है वी एफ इज इक्वल टू ए टी, वी आई गायब हो गया। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, गायब हो गया। s इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये तो वी आई टी भी था ना, अगर वी आई जीरो है तो टी जितना भी होगा जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो बन जाता है। और अगर वो कहता है इफ द बॉडी इज फ्री फॉलिंग, अब आप जी को 10 कंसिडर करते हैं, वैसे तो 9.8 होता है, लेकिन आप जी 10 मान लेंगे यहाँ पर, तो बन जाएगा वी एफ इज इक्वल टू 10t, ए टी की जगह 10t हो गया। 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20s हो गया, और 1/2 ए टी स्क्वायर था, अगर ये 10 है तो ये 5 बन जाएगा। तो आपका न्यूमेरिकल बड़ा श्रिंक हो जाएगा और आप बगैर कैलकुलेटर के फौरी तौर पर उसको सॉल्व कर सकेंगे। फिर आते हैं सर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में क्या बात याद रखनी है, तो हम कहेंगे सर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का पूछा जाता है, इसका दूसरा नाम, सो दिस इज इनर्शिया। न्यूटन सेकंड लॉ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। न्यूटन थर्ड लॉ, देखो स्टेटमेंट नहीं पूछने वाला आपसे इम्तहान में वो कि बताइए फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, आप लोग बेसिक क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका जिक्र बेटा किया जाता है। लीनियर मोमेंटम में फॉर यूनिट पूछता है, मुझे याद है 2020 के पेपर में यूनिट पूछा, 2 यूनिट है भाई, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है और 1 न्यूटन डॉट सेकंड है। दोनों यूनिट दे सकता है और फिर तीसरा ऑप्शन ऑल ऑफ देम देगा। लॉ ऑफ कंजर्वेटिव मोमेंटम, सर ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, नहीं पूछा जाता, लेकिन इसके केसेस पर सवाल किए जाते हैं। तो आइए मैं आपको इसके केसेस ज़रा समझाता चलूँ मोमेंटम के। तो सर मोमेंटम के केसेस में 4 केस हैं जिनसे सवाल पूछा जाएगा। दोनों बॉडीज अगर इक्वल मास की हैं, तो जब दोनों आपस में टकराएंगी तो दोनों की वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। बॉडी ए की वेलोसिटी चली जाएगी बॉडी बी के पास, और बॉडी बी की वेलोसिटी आ जाएगी बॉडी ए के पास। एक बॉडी रेस्ट पर है, एक मूव कर रही है, मास दोनों का सेम है, तो जो रेस्ट वाली है वो चलना शुरू कर देगी और जो चल रही थी वो रुक जाएगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल अक्सर वो आप लोगों ने कैरम या उसमें स्नूकर में देखा होता है कि एक बॉल रुकी भी होती है, एक बॉल चल रही होती है,
अच्छा प्लेयर होता है कि चलती हुई बॉल वहाँ रुक जाए और रुकी हुई बॉल वहाँ से चल जाए। आपकी तरह मेरी तरह कोई खिलाड़ी होता है तो वो क्यू बॉल को अंदर डाल देता है और फाउल हो जाता है। लाइट बॉडी मूव कर रही है, हैवी रेस्ट पर है। हैवी बॉडी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लाइट बॉडी डबल स्पीड से वापस चली जाएगी, टकराएगी और वापस डबल शाह हो जाएगी। हैवी बॉडी मूविंग लाइट एट रेस्ट। अब हैवी बॉडी मूव करे, लाइट रेस्ट पर है, बेचारी लाइट की तो तबाही मच जाएगी, चूंकि जैसी हैवी बॉडी उसको टकराएगा लाइट बॉडी डबल स्पीड से जाएगी, लेकिन इधर लिखा है वापस होगी, इधर क्या होगा, सीधा भागना शुरू कर देगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें मैं बहुत आसान उर्दू में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम हमें इसमें ना रहे। फिर आता है भाई प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत परेशान है बच्चे। अच्छा, मैं जो बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मुख्तलिफ पास पेपर्स को देखते हुए मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और पूरी भरपूर एक्सपीरियंस आपके साथ रख रहा हूँ। इस वीडियो के बाद हमारे पार्ट 1 की फिजिक्स को बुक भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। आइए भाई, ये जो मोशन बना है इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और इस पाथवे को कहते हैं उसकी ट्रेजेक्ट्री। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गया है बेटा उसको कहते हैं हाइट। यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज है। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसमें हाइट दी होती है, रेंज मालूम करनी होती है, या रेंज दी होती है, हाइट मालूम करनी होती है। उसकी ट्रिक है बेटा, R इज इक्वल टू 2h। भाई देख लो ना, यहाँ हाइट है, आधा इधर है आधा इधर है, दोनों को जमा कर लोगे तो आपके पास बन जाएगा ना, या h इज इक्वल टू R/2। मैक्सिमम रेंज पर बहुत बार सवाल पूछा कितने पे आती है भाई, 45 पर आती है। एक साल में पूछा इनमें से कौन से एंगल पर जाकर सेम रेंज आएगी, तो याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर आकर हमेशा सेम रेंज आती है। अब सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिसका सब 90 आएगा भाई उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। 60 + 30 है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 50 + 40 है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लेकिन अगर मैं कहूँ 40 + 70 तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? नो सर, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो नहीं है, तो हम कहेंगे इसको काउंट नहीं करना है। मैक्सिमम हाइट आपकी है का फॉर्मूला है 1/2g V0² sin स्क्वायर थीटा। रेंज आपके पास फॉर्मूला है V0² g sin 2 थीटा। ये याद करने वाले फॉर्मूला है। देखो जब भी x एक्सिस आएगा ना किसी भी फॉर्मूला के साथ cos थीटा लगता है, y एक्सिस आएगा किसी भी फॉर्मूला के साथ sin थीटा लगता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। अच्छा जी सर, ये चैप्टर का मामला भी हल हुआ आपका। अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है आपके पास वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क का फॉर्मूला क्या है, F.D। आइए ज़रा इससे रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं। सर ये चार्ट ज़रा याद कर लीजिएगा साइन और कॉस थीटा का, चूंकि इसका बड़ा रोल अब आने वाला है। देखो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। अब कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। ये वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग है, ये वैल्यू डिक्रीजिंग है। 0 से शुरू करके 1 की तरफ जा रहे हो, 1 से शुरू करके 0 की तरफ आ रहे हो। अब पेपर में सवाल आता है जी वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, तो हम कहते हैं सर वर्क डन मैक्सिमम होगा जब cos 0 होगा, चूंकि cos 0 पे वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। वर्क डन मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा कितना होगा, 90 होगा, चूंकि 90 पे वैल्यू क्या है, 0 है। याद रखने वाली बात है बेटा, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, 1055 जूल इज इक्वल टू 1 BTU। BTU का मतलब होता है बेटा, एक वो BTS बड़ा चला हुआ है, आप लोगों ने देखा भी होगा, चाइनीज साहब। तो BTU आपके पास होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू याद कीजिएगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये सवाल लाजमी पूछा जाएगा, और उस दिन जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आप उस वक्त जरूर कहेंगे कि वाह अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी हमारी। एक ईयर में सवाल पूछा गया था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। आप कहेंगे सर क्या मजाक करते हो, इतना आसान सवाल पूछेगा, साथ में उसने थीटा लगा दिया था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या याद कराया था कि जिसमें हमारे पास क्या होंगे सर, जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस की बात होगी वो कॉस थीटा है, जिसमें वाई एक्सिस की बात होगी वो साइन थीटा है। तो काइनेटिक एनर्जी तो मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, एक्स की तरह मूव करता है ना जमीन पर, और ये तो हाइट पर मूव करता है, मतलब वाई एक्सिस पर। फिर आता है पावर। ये पावर का यूनिट क्या है, तो सर व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, सवाल में ही जवाब है। पूछ रहे हैं कि पावर का यूनिट क्या है, तो वाट उसका यूनिट है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल के, ये पूछा जाता है पेपर में। सर फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी W/T। वर्क डन बराबर है F.D के, अच्छा D/T बराबर होता है वेलोसिटी के, तो P का एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है P इज इक्वल टू F.V। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। तीसरे चैप्टर में हमारे पास जो टॉपिक दिए हुए हैं उनकी इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो सर
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है हमारे पास एस अपॉन आर, ऐसा आपके पास डिस्टेंस है, आर आपके पास उसका रेडियस लिया। रेडियन यूनिट है इसका, 1 डिग्री बराबर है 0.0017 रेडियन के, 1 रेडियन बराबर है 57.3 डिग्रीज के। अच्छा सर, ये पूछा गया है पेपर्स में। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से शो करते हैं। इनकी रिलेशनशिप क्या होंगे सर? रिलेशनशिप निहायत ही आसान है। फॉर्मूलाज जो थे ना हमारे, फॉर्मूला था एस इज इक्वल टू वी टी, तो अब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो गया। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, अब ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी हो गया। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो ये बन गया थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो ये बन गया 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू एफ स्क्वायर माइनस डब्ल्यू आई स्क्वायर। फिर फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का। इससे सवाल पूछा गया था एक ईयर में कि अगर वेलोसिटी को डबल कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सर अगर वेलोसिटी को डबल कर देते हैं तो उसकी फोर्स वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर आपने उसको डबल कर दिया तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर मैं लिखूं तो एफ सी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहूँगा एम के, एफ सी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहूँगा वी स्क्वायर के, एफ सी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहूँगा आर के। ठीक है बेटा, ये बात मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें क्लियर हुई। अब इसके बाद हमारे पास चैप्टर आता है वेव्स का, जिसमें हम कहते हैं सर अगर मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं तो ये अगर डायग्राम मौजूद है तो ये क्रस्ट है जो ऊपर मौजूद है, ये ट्रफ है। क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का फासला वेवलेंथ है। जितने ऊपर यहाँ जा रही है बेटा उसको आप एम्पलीट्यूड कहेंगे। लॉन्गिट्यूडनल के लिए याद रखिएगा पैरेलल वेव, वेव डिस्टर्बेंस को कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल के लिए लफ्ज़ पैरेलल याद करना है, और पैरेलल में एंगल कितना बनेगा? 0 बनेगा। ट्रांसवर्स के लिए परपेंडिकुलर याद करना है, परपेंडिकुलर में एंगल कितना बनेगा? 90 बनेगा। इस ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं कि आपको अगर वो वेव बताता है, एक वेव बनी है तो लैम्डा बाय 2, 2 वेव बनी है तो 2 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा बाय 2, 3 बने तो 3 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा बाय 2, और अगर n वेव्स बन जाएं तो n मल्टीप्लाई बाय लैम्डा बाय 2। इससे कभी कभार डायरेक्टली आप फॉर्मूला से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो। एक ईयर में इतना बड़ा सवाल दिया गया, नाइट्रोजन गैस है, इतना टेम्परेचर है, बताइए स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होगा। बच्चों ने लैप्लास कलेक्शन का फॉर्मूला इधर उधर सॉल्व किया, आंसर नहीं आ रहा, सर अंडर रूट नहीं आ रहे। भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइडियल गैस यानी जो आपके पास लीनियर गैसेज हैं वो उनकी स्पीड है 331 मीटर पर सेकेंड, और 100 पर है 336 मीटर पर सेकेंड। तो क्यों ना भाई याद कर लिया जाए इसको, कितनी आसानी हो जाएगी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला पेंडुलम के लिए याद रखना होगा आपने, और ये बात याद रखनी होगी कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मास। अभी बैंक प्लाजा से आपको फेंक दें और 1 रुपये का सिक्का फेंक दें, दोनों साथ में पहुंचेंगे, क्योंकि मास का कोई ताल्लुक नहीं है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी है। एक और चीज़ जो याद रखने की है, सेकंड पेंडुलम का सवाल पूछ लिया जाता है, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम हुज लेंथ इज 1 मीटर। बच्चे फॉर्मूला लगाते हैं 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, डिवाइड कर रहे हैं, कैलकुलेटर नहीं परेशान हो रहे हैं। याद रखिए जब कभी कहा जाएगा सेकंड पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा और उसकी लेंथ 1 मीटर होगी। इसमें कोई तब्दीली नहीं आती है, ये ऐसी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इसको इसी तरीके से याद रखना है हमें। फिर यहाँ पर जो हमारे पास आता है बेटा डॉपलर इफेक्ट, इसकी एक ट्रिक वीडियो अगर आप यूट्यूब पर लिखते हैं सर्च इंजन में ऊपर टॉप पर साकिब कुरैशी और मेरे नाम के साथ आगे लिख देते हैं डॉपलर इफेक्ट, तो एक चोर पुलिस की तस्वीर बनाई हुई है मैंने, और इस पर एक वीडियो है, और इसको अगर आप देख लेंगे तो ये सारे केसेस आपके क्लियर हो जाएंगे। आई रिक्वेस्ट कि ये वीडियो ज़रूर यहीं पॉज करके पहले वो देखो और फिर दोबारा यहाँ पर आओ, तो आपका मसला हल हो जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा है? ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस क्यों लगता है सर? उसकी डायरेक्शन की वजह से। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है कभी तो 1/t का फॉर्मूला आता है, और नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड अगर आपके पास आ जाएं तो टाइम पीरियड कहलाता है। अब ये था पार्ट 1 का सिलेबस, जिसे 14 मिनट में मैंने यहाँ पर आपके सामने कवर किया, और इसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब मैं ये चाह रहा था कि क्यों ना जो आपने अभी चीज़ें समझी हैं उससे रिलेटेड मैं एक छोटा सा MCQs का टेस्ट रख लूँ आपका, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस टेस्ट का पार्ट बनना चाहता है, ये टेस्ट इंशाल्लाह संडे को रखते हैं 6 नवंबर को, ताकि अगर कोई इसमें ऊंच नीच हो जाए तो बाद में हम सॉल्व भी कर लें। तो आप में से जो भी बच्चा इस टेस्ट को देना चाहता है वो 6 नवंबर को 2 बजे
मैसेज कर दें ताकि टेस्ट का लिंक उस तक पहुँच जाए और उस टेस्ट को वो फ़ौरी तौर पर सॉल्व कर दे। ये टेस्ट हम जो है वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाएँगे, तो अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं हैं तो आप हमें फ़ौरन मैसेज कर दें ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ऐड कर दें अगर ग्रुप में नहीं है तो, ताकि जो भी अपडेट आती रहे इस एमकैट की। क्योंकि मैं अब चाह रहा हूँ कि बहुत कम दिन रहते हैं तो डेली बेसिस पे इस तरह की वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ जिससे आप लोगों को हेल्प रहे। तो ये वीडियो बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। इंशाल्लाह जितने लोगों ने वीडियो देखी है उनका फिज़िक्स का पोर्शन बहुत अच्छा जाएगा। किसी भी हेल्प की ज़रूरत होगी 13 नवंबर के टेस्ट के लिए तो ज़रूर मुझसे राब्ता कीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।